ये पहली चीज सीखी है कांग्रेस ने हरियाणा हारने के बाद बीजेपी से। बीजेपी के नेताओं को जो जिम्मेदारी मिलती है उनको वहां रहना पड़ता है। बिल्कुल लोकतंत्र है, और जैसा राहुल गांधी दावा करते हैं तो लोग पलट के ये भी पूछते हैं कि राहुल गांधी कड़े और मुश्किल फैसले नहीं ले पाते हैं लोकतंत्र की आड़ में, कि पार्टी में लोकतंत्र है, गुटबाजी भी बनी रहने देते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी बने देते हैं, और जो एक हार्ड लीडरशिप का रोल होना चाहिए, जो राहुल गांधी का एक सख्त छवि की कभी जरूरत पड़ती है, वो नहीं लेते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जादूगर, और सचिन पायलट, दोनों की गुटबाजी फेमस है, और दोनों को साथ में कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी भी दे दी है। ये क्या रणनीति है? नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा शो ऑफ कैमरा। आज जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था तो मेरे मन में एक बात चल रही थी, और वो बात ये थी कि ये शो हम क्यों कर रहे हैं। ये शो हम इसलिए कर रहे हैं, जहां तक मेरा सवाल है, हम चाहते हैं कि देश की एक बड़ी पार्टी है, उसकी राजनीति, उस पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वो पार्टी देश की राजनीति में किस तरीके से एक्ट करने वाली है, ये तमाम चीजें जो अंदर खाने होती है वो हम आपके लिए हर हफ्ते बाहर लेकर के आए अपने शो में। और इस शो में हमारे साथ हर हफ्ते ही रहते हैं आदेश रावल। देखिए, राजनीति की क्लास चल रही हो और उस क्लास में अगर आपको बैठने का मौका मिले और सामने ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे राजनीति की एक एक बात, एक एक चीज और एक एक प्लान समझाया जाए, तो मुझे लगता है वो दिलचस्पी की वजह है, और इस वजह से ही आप लोग ये शो देखते हैं, अच्छा लगता है, आपकी राय भी हमें मिलती है। तो आज का जो एपिसोड है वो काफी फैला हुआ होने वाला है। मेरे जहन में सवाल है जम्मू कश्मीर के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, हरियाणा में हार हुई उसके बाद आदेश रावल क्यों बार बार कह रहे हैं कि बैड प्लानिंग हुई, जबकि रिजल्ट आने से पहले वही कह रहे थे। मैं ही उनसे सवाल कर रहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ है, कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी से कैसे अलग है, और 2024 में हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से क्या सीखा है, ये सब कुछ आज के एपिसोड में इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, और आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में आपके सवाल भी हैं और आदेश जी के जवाब भी हैं जाहिर तौर पे। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। कैसे हैं सर? अभी तक खुशहाल हूँ। अभी तक खुशहाल है मतलब? ये एक डायलॉग हरियाणा का। हाँ, क्या हाल है? बोला अभी तक ठीक हूँ। हरियाणा में जवाब लोग बहुत दिलचस्प तरीके से देते हैं। हाँ, वहाँ के लोग खुद पे हंसते हैं। हाँ, तो जब आप खुद पे हंसना सीख लोगे ना, हाँ, तो आपको दूसरे का मजाक बुरा नहीं लगेगा। हाँ, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको मतलब चीजें बुरी लग जाती हैं, हम्म, तो कई बार पूछते हैं, बोला ताऊ ये सड़क कहाँ जाओगी? हम्म। बोला बेटे सड़क तो यहीं रहोगी, जहाँ जाओगा तू जाओगा। ये है, इससे मिला जुला मेरे पास एक किस्सा है, हाँ। लेकिन हम लोग बातचीत शुरू करते हैं किससे बाद में। जो मेरे किस्से हैं वो बाद में आएंगे। अब एक दिन में अमूमन कितने बड़े नेताओं से मिल लेते हैं, घूमते फिरते, आते जाते, या फोन पे बातचीत? मेरा सवाल आगे आएगा जब आप ये बताएंगे उसके बाद। डिपेंड करता है, जैसे उस दिन कौन सी खबरें चल रही हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक दिन में 5-7 नेता भी आपको फ़ोन कर रहे हैं, कई बार एक भी नहीं आता, कई बार आप फ़ोन कर रहे होते हो, है ना, मतलब 2-4 लोगों को फ़ोन आपने कर लिया। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की खबरें चल रही हैं, किस तरह का दिन है। न्यूज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, चुनाव चल रहा है, और जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है अभी, तो हरियाणा वाले खाली हैं, हाँ, है ना, तो बाकी नॉर्थ इंडिया के खाली हैं, राजस्थान वाले खाली हैं। तो वो सब ऐसा नहीं होता कि भाई वो कुछ का कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है। कई बार कई नेता ऐसे होते हैं जो रूटीन में बात करते हैं, तो जो हमारा तो काम है बात करना, हाँ, हमें तो खबर निकालनी है, हमें तो रोज़ खबर चाहिए, जानकारी चाहिए। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी एक बात आ रही थी कि बड़े नेता जो होते हैं उन्हें क्या पसंद होता है, मतलब कैसी बातें, कोई कैसे उनसे मिले, मतलब कैसा व्यवहार उनको पसंद होता है। और ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, पिछले दिनों में एक नेता से मिला जो अभी टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, युवा नेता हैं। उन्होंने बताया कि एक नेता जी उनके बगल में बैठे थे और वो सीनियर नेता थे, तो उन्होंने उनसे कह दिया कि हम आपको जल्द ही लोकतंत्र के मंदिर में देखना चाहते हैं। तो वो नाराज हो गए इस बात से, और उन्होंने कहा कि हम तो भेजते हैं लोगों को लोकसभा में। तो कैसे, क्या पसंद होता है बड़े नेताओं को? चुगली और तारीफ, अपनी तारीफ, दूसरों की चुगली। हाँ, हर वो कार्यकर्ता
और इवन मैं कहूँगा कि हमारी बिरादरी के लोग भी ऐसे हैं जो नेताओं के कान में जाके चुगली करेंगे। तो बड़ा नेता ना कान का बहुत कच्चा होता है, कमजोरी होती है उसकी। और दूसरा कि उस नेता को पता होता है कि ये बंदा झूठी तारीफ कर रहा है, बट उसको अच्छी लगती है सुनना। अच्छा, अरे सर क्या भाषण दिया आपने, अरे सर सरकार बन गई, सर पूर्ण बहुमत आ गया, लैंडस्लाइड विक्ट्री, ठीक है। ये तो करते हैं हमारी बिरादरी के लोग। और जो कार्यकर्ता होता है पार्टी का, जो उससे नीचे का नेता होता है, वो करेगा चुगली। हर बड़े नेता की एक कमजोरी है, चुगली और झूठी तारीफ। वो अलग ही उस पे रहते हैं, उस पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनका जो जितनी ऊंचाई पे उनका घर है ना, उस उतनी ऊंचाई से उनका जमीन से संपर्क टूट जाता है। दिक्कत यहाँ आती है। तो वो संपर्क जोड़े रखने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप सबसे बात करो। और जो ऊंचाई वाला घर है, जो हिल के ऊपर बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर है, एक घर नीचे ही बना लो। ऐसा कई स्टेट्स में हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, कमलनाथ का घर कहाँ था? हिमालय की चोटी पे। कोई पहुंच पा रहा था वहां तक? डॉक्टर मिगलानी उनके पीए। अशोक गहलोत देख लो, हालांकि अशोक गहलोत जमीनी नेता है, मतलब वो सबसे बात करते हैं नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, लेकिन उनके पर्सनल स्टाफ के कारण ये पिछले 5 साल उनके बड़े खराब रहे। मतलब उनका जो एक्सपीरियंस रहा, मतलब लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, वो बड़ा खराब रहा। छत्तीसगढ़ में देख लो आप क्या हुआ, कोई नहीं मान रहा था कि वहां सरकार नहीं आएगी कांग्रेस की। हरियाणा देख लो आप क्या हुआ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आपको आपके आसपास के लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से या जमीन के लोगों से सच्चा फीडबैक पहुंचने ही नहीं देते। ये जो आप कह रहे हैं उससे मुझे एक नया सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। बाकी जो सब्जेक्ट का मामला है वो तो अभी आ जाएगा। पीए कल्चर जो होता है, ये मेरा भी अनुभव है, छोटा सा अनुभव है, आपका तो ज्यादा होगा। नेताओं के इर्द गिर्द जो उनके पीए होते हैं, भैया अभी व्यस्त हैं, नेताजी अभी सो रहे हैं, बाद में बात करेंगे, इससे ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि मैंने अनुभव किया है, कई नेता जो संसद में बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके पीए हैं जो उन तक बात ही नहीं पहुंचाते, उन तक बात ही नहीं पहुंचती है। तो कांग्रेस पार्टी में तो पीए ज्यादा पावरफुल है नेताओं से, बल्कि मैं कहूँगा पीए ही चलाते हैं। अगर कोई नेता उस पीए से बात नहीं कर रहा है तो वो नेता से नहीं मिल सकता। अगर कोई, इवन हमारी जर्नलिस्ट भी, अगर उसका पीए से सिस्टम ठीक नहीं है तो वो भी नहीं पहुंच सकता वहां तक। तो कांग्रेस पार्टी में तो पीए होना अपने आप में एक बड़ी बात है, अचीवमेंट है, किसी नेता का पीए होना, और वही चलाते हैं सिस्टम। आपको लगता है राहुल गांधी सबसे बात करते होंगे? नहीं। आपको लगता है प्रियंका गांधी सबसे बात करती होगी? तो जो उनका स्टाफ है वही तय करता है कौन किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसे बात तो अमित शाह भी नहीं करते होंगे, नरेंद्र मोदी भी नहीं करते होंगे, लेकिन उनके पास कैसे फीडबैक का सिस्टम है? उनके यहाँ जो ऑफिस का स्टाफ होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल फैसले हम करेंगे, बाकी जो हम कहें तुम उसको इम्प्लीमेंट करो। यहाँ इधर उल्टा होता है। अमित शाह तो अब, अच्छा ये बताओ, क्या आपको ये पता है कि अमित शाह के ऑफिस में कौन काम करता है? उनका पीए कौन है? नहीं। कौन कौन स्टाफ है? क्या आपको ये पता है राहुल गांधी के ऑफिस में कौन कौन काम करता है? हाँ। पता है ना? हाँ। ये अपने आप में फर्क है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फर्क बता रहा हूँ। बिल्कुल। क्या आपको ये पता है कि पीएम के आसपास कौन कौन प्राइवेट लोग काम करते हैं? पता है? नहीं पता? आपको ये पता है कि प्रियंका गांधी के आसपास कौन कौन प्राइवेट लोग काम करते हैं? हाँ, जो उनके बारे में पता जो उनका व्यक्तिगत स्टाफ है। हाँ, उनके बारे में पता है ना? तो ये फर्क है दोनों पार्टियों के कल्चर में। देखो, ये हर नेता का अधिकार है वो अपने आसपास किसको रखे, ये हमारा काम नहीं है। जी। मैं आपको सिर्फ कल्चर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात उठ गई, आपके मन में सवाल आ गया। ये कल्चर होता है बेसिकली जो डेवलप होता है पार्टीज के अंदर, और ऐसा नहीं है कि ये अभी है। इंदिरा गांधी के समय में फोतेदार, आर.के. धवन बहुत पावरफुल थे जी। वी जॉर्ज राजीव गांधी के समय में बहुत पावरफुल थे। अहमद पटेल सोनिया गांधी के समय में बहुत पावरफुल थे। बट इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। अहमद पटेल पॉलिटिशियन थे, फोतेदार पॉलिटिशियन थे, वी जॉर्ज पॉलिटिशियन नहीं थे। और अभी जो राहुल गांधी की टीम है उसमें भी कोई पॉलिटिशियन नहीं है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एडवाइजर्स जो है ना, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो तो ज्यादा फायदा होता है। सोनिया गांधी 10 साल तक यूपी की चेयरपर्सन रही जी। और उनका सब कुछ जो सिस्टम था पूरा
पॉलिटिकल, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, कौन सा फैसला करना, सब अहमद पटेल करते थे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ फर्क क्या है दोनों में। जी जी। अहमद पटेल, अंबिका सोनी, जनार्दन द्विवेदी, गुलाम नबी आज़ाद, मुकुल वासनिक, ये ऐसे बड़े लोग थे, इन सब ने सोनिया गांधी को मतलब एक तरीके से जब ये सारे फैसले कर लेते थे तब मिलवाते थे। यानी ये मंदिर के पुजारी थे और वो पूजा वहां करवा रहे थे। मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसको अदरवाइज ना ले, अदरवाइज ना लिया क्योंकि जाए, ये और कोई क्लिप काट करके हाँ, शेयर करने की इसका जरूरत कोई नहीं मतलब है। धार्मिक गुस्से नहीं है। जी जी। राहुल गांधी खुद पुजारी बन गए। ये फर्क है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में और सोनिया गांधी की पॉलिटिक्स में। जनार्दन द्विवेदी ने कहा ठीक है, मैं बताऊंगा ना, मैं पुजारी मैं हूँ। अच्छा, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, जनार्दन द्विवेदी ब्राह्मण है, हाँ, कोई बुरा नहीं मानेगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब जाओ, अब मिल के आओ। ये जो जितने बड़े लोग थे, इसमें ज्यादातर रोल अहमद पटेल का होता था। सारे फैसले वो कर लेते थे पहले, तब वहां तक बंदा पहुंच पाता था। राहुल गांधी ने क्या किया पिछले 10 सालों में, उन्होंने अपनी माँ की कांग्रेस को और खुद की कांग्रेस को बांट दिया और खुद मंदिर से बाहर आ गए, कहा कि मैं ही पुजारी हूं। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों की वर्किंग का, काम करने के तरीके का। बिल्कुल। चलिए, तो आपके सेकेंडरी सवाल ने देखो डिबेट को कहाँ घुमा दिया। हाँ, नहीं, ये अच्छी तरफ गई है। और मैं तो चकरा गया था पिछले दिनों, जब एक नेताजी से मुझे बात करनी थी, उनसे बहुत अच्छी बातचीत होती थी, लेकिन जब उनका पी आया तो हफ्तों तक वो कहता रहता था कि नेताजी व्यस्त हैं। खैर, जम्मू कश्मीर, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग शामिल हुए। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ती हैं। जब सरकार बनती है तो कांग्रेस कहती है कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं। समझ नहीं आया मामला ये। क्योंकि देखो, कश्मीर और जम्मू मिला के कांग्रेस पार्टी के पास 6 विधायक हैं जी, 6 के 6 अल्पसंख्यक हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, जब आपने मुझसे पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे और आपने कहा था कि 370 के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी कैसे टैकल करेगी, कैसे करेगी, तो इन सारी चीजों को देखते हुए और क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पास पूर्ण बहुमत है और आपको इंडिया अलायंस मजबूत दिखाना है, उन्होंने शपथ ली, तो आपने देखा कि इंडिया अलायंस के सारे नेता वहां पहुंचे हुए। अखिलेश यादव थे, सुप्रिया सूले थी, कानी मोई थी, डी राजा थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, सब थे। मैसेज दिया। ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन पंचकुला में हुआ, जहां नायब सिंह सैनी की शपथ हो रही थी और वहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सारे एलाइज को बुलाया। चंद्रबाबू नायडू, लल्लन सिंह, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, जयंत चौधरी, सब थे। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। बेसिकली आज जो पंचकुला में हुआ, हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ हुई, उसमें बीजेपी अपने आप को लोकसभा रिजल्ट के बाद एक बार फिर से कमबैक कर रही है। वो दिखा रही है कि नहीं, हमारे नहीं है, आ जाओ। बीच में हरियाणा का इलेक्शन भी आ गया, मतलब वो एक मैसेज नहीं, मतलब कि हम लोग हारे नहीं है, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। बट उन्होंने एकदम से स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है हरियाणा के जरिए, इसमें कहीं डाउट नहीं। और इसके रिपरकशंस आपको दिखाई देंगे कि बीजेपी लड़ती हुई दिखेगी महाराष्ट्र में और झारखंड में। कांग्रेस क्यों आ रही है? पुअर इलेक्शन मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस और गुटबाजी तो रहती। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को नई बात नहीं है। किस राज्य में नहीं है बताओ मुझे। लेकिन जहां भी रहेंगे आप हारेंगे। बताओ एक राज्य जहां नहीं है। लेकिन जहां भी रहेंगे हारेंगे, इसीलिए हार रहे, मतलब राज्य। ये गुटबाजी से नहीं हारते ये लोग, गुटबाजी से उल्टा जीतते हैं। अच्छा, हाँ, मैं नहीं मानता कि गुटबाजी कारण हरियाणा आ रहे हैं। कैसे उसके कारण मैंने आपको पिछले बार बताया था आपको। वो उसको छोड़ दो, ठीक है। बल्कि हाईकमांड भी चाहता है कि गुटबाजी रहे, तभी तो उनकी पूछ होगी। लेकिन मुझे एक चीज, अगर सारे नेता पास में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वहाँ आइए बैठिए, तो उनको हाईकमांड क्या करेगा? उनको कौन पूछेगा? हाँ, ये भी बात है। तो वो तो गुटबाजी पैदा करते हैं। क्या बीजेपी के राज्यों में जहां सरकार है नहीं है, वहां गुटबाजी नहीं है क्या? आप देखो हरियाणा में बीजेपी में क्या है, आप देखो महाराष्ट्र बीजेपी में क्या है, आप देखो राजस्थान बीजेपी में क्या है, वसुंधरा क्या कर रही है। लेकिन हरियाणा बीजेपी में गुटबाजी है। लेकिन आप ये देखिए ना कि अनिल विज, जो कुछ दिन पहले तक कैमरे पे कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, मीटिंग में आला कमान उन्हीं अनिल विज से सैनी साहब के नाम का प्रस्ताव करवा देती है। तो ये है, आला कमान हमेशा ऐसी करती है। जब 2018 में सरकार बनी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना था, तो किसने प्रस्ताव रखा? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। रखवाया जाता है ताकि उसका एक मान सम्मान रहे। ये तो स्ट्रैटेजी होती है आला कमान की। देखो एक बात देखिए आपने, जी जी,
कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश की हो या हरियाणा की बीजेपी की हो, दोनों में एक चीज क्या है, स्ट्रैटेजी कॉमन है। प्रस्ताव किस रखवा रहे हैं? अनिल विज ने क्यों कहा मुझे मुख्यमंत्री बनना है? क्यों कहा? क्योंकि वो पहले नहीं, हाँ, उनको मंत्री बनना था। अच्छा, वो मंत्री के लिए कर रहे थे। अगर वो वाली बात भी नहीं कहते तो वो मंत्री भी नहीं बन पाते। दावा मुख्यमंत्री का करो, टिकटें मांगो 20, तब मिलती है 2। ये राजनीति है, यहाँ 2 और 2 4 नहीं है। दिमाग चकरा जाता है कई बार, नहीं? 2 और 2 4 नहीं है यहाँ। हाँ, कई बार 22 हो जाता है वो। हम लोग बात कर रहे थे आई थिंक जम्मू कश्मीर की। हाँ, पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग। कोई नहीं, तो जम्मू कश्मीर में जो हुआ, हाँ। जैसे हम लोग पिछली बार बातचीत कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर, चलो उसके पहले मुझे ये बताइए, अभी आपने बातचीत में कहा कि पुअर इलेक्शन मैनेजमेंट की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी। जो लोग देख रहे हैं वो ये कहेंगे कि भाई आप ही दोनों लोग इलेक्शन रिजल्ट से पहले बैठते थे और चर्चा करते थे कि वाह हरियाणा में तो गजब का इलेक्शन मैनेजमेंट है कांग्रेस पार्टी का। इवन इस बार तो चूंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, इसलिए मैं इस बार इस्तेमाल कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी शुरू से ये कह रहा था कि कांग्रेस के पास अपर हैंड है, और हम लोग भी ये चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रही है हरियाणा में। तो फिर कैसे अब हम उसको पुअर इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं? नहीं, हमने अपने पिछले शो में ये कहा था कि हम गैर जाट सेंटीमेंट को भाप नहीं पाए। मैंने पुअर इसलिए कहा, एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। हाँ। कि हरियाणा में कांग्रेस ने कहा कि आप लोग टिकटों के लिए आवेदन करिए। 90 सीटों के लिए लगभग 2,500 के पास लोगों ने आवेदन किए, और टिकटें 90 मिलनी थी। 90 मिल गई, 90 में से एक चली गई लेफ्ट को। तो जो बाकी जिन लोगों को टिकट नहीं मिली वो अपने अपने घर चले गए। उनको किसी ने फोन करके ये भी नहीं कहा कि भाई साहब आपको टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन आप लड़िए, सरकार बन रही है। नहीं, लड़िए नहीं, आप पार्टी के लिए काम करो, आप कैंडिडेट के लिए काम करो। ना तो उस कैंडिडेट ने फोन किया, ना कांग्रेस पार्टी की बिहार पे जो इलेक्शन मैनेज कर रहे थे, तीन लोग बनाए गए थे ऑब्जर्वर, अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा, ना इन लोगों ने फोन करके कहा। मुझे कल ही किसी का फोन आया था, वो बेचारा टिकट मांग रहा था, बोल रहा था कि क्या हम इस लायक भी नहीं थे कोई हमें एक फोन कर देता कि भाई तुम पार्टी के लिए काम करो। मतलब वो अपना दुख बता रहे थे मुझे। इलेक्शन ये पुअर मैनेजमेंट होता है। दूसरा, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, आप 2-4 चेहरों को साथ लेके चलते, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा करती थी। आपके नेताओं ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए चुनाव के बीच में कि जो जाट गैर जाट हो नहीं पा रहा था बीजेपी से, वो हो गया। नहीं, वो कांग्रेस के होते नेताओं ने कर दिया अपने स्टेटमेंट से। बीजेपी से नहीं हो पा रहा था, कांग्रेस ने किया वो। इसलिए मैंने कहा पुअर मैनेजमेंट। जी। और आपको कोई बताने वाला नहीं था। मैंने कहा ना कि वो हिमालय बैठे हुए थे। हाँ। आपको किसी ने ये नहीं बताया कि आपका चुनाव डाउन जा रहा है, कि आप चुनाव हार रहे हो या आपकी सीटें कम हो रही हैं, क्यों हो रही है, जमीन पे क्या इशू। यानी इसका मतलब ये था कि जब चुनाव चल रहा था आप जमीन से कटे हुए थे, चाहे वो कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप हो, चाहे वो स्टेट की लीडरशिप हो। इसलिए मैंने कहा पुअर मैनेजमेंट। चलिए, ये बताइए मुझे कि राहुल गांधी, अचानक ये खबर आई कि दिल्ली में कमलनाथ के घर गए, लंच पे चर्चा हुई, लंच हुआ, साथ में चर्चा हुई, जबकि जब रिजल्ट आया था मध्य प्रदेश का तो ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ को साइड किया जाएगा। इलेक्शन के समय चर्चा थी कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। अभी राहुल गांधी लंच पे मिल रहे हैं, क्या बातचीत हुई है? नहीं, ये तो नहीं मुझे पता क्या बातचीत हुई है, लेकिन मैंने जब ये पता लगाने की कोशिश की तो मुझे किसी ने कहा कि वो पर्सनल मीटिंग थी। तो मैंने कहा यार, पर्सनल मीटिंग को थोड़ी कोई फोटो से वायरल करता है। और उल्टा होता है, बल्कि राहुल गांधी से मिलने के लिए नेता जाते हैं। राहुल गांधी इधर कमलनाथ से मिलने गए। देखो, ये बात तो सही है कि कमलनाथ के 3 पीढ़ियों के रिश्ते कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। इंदिरा गांधी के समय से वो सक्रिय राजनीति में हैं। और मुझे लगता है कमलनाथ जब से चुनाव हारे हैं तब से मिलने का समय मांग रहे थे। अच्छा। वो समय मिल नहीं पा रहा था, क्या कारण थे मुझे नहीं पता। तो जब कमलनाथ हारे तो फैसला ये हुआ कि हमें सेकंड लीडरशिप को डेवलप करना है। तो तभी जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, इन 2 नेताओं को अध्यक्ष और सीएलपी की जिम्मेदारी दी गई। जबकि ये इन दोनों की पॉलिटिक्स वो एंटी कमलनाथ और एंटी दिग्विजय सिंह है। जबकि वहाँ अरुण यादव भी थे, जबकि वहाँ अर्जुन सिंह के बेटे भी थे, और भी कई नेता। हालांकि लीडरशिप की कोई कमी मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन इन दोनों को वहां पे दिया गया, कमलनाथ से पूछा नहीं गया। तो उसके बाद से लेके अब तक, और फिर बीच में खबर आई कि कमलनाथ पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी जा रहे हैं।
तो हालांकि उस वक्त बीजेपी के अंदर भारी विरोध हो गया, वो अलग कारण है। तो तब से लेकर अब तक टाइम मांग रहे थे, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। ये पहली मुलाकात मुझे लगता है हुई है जो आपने देखा है। राहुल गांधी हमेशा कर्टसियस रहते हैं अपने सीनियर नेताओं को लेके। उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ कोई कौन सा मंडल होता है वो जो भाजपा के अंदर है, मार्गदर्शक मंडल। हाँ। वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में मार्गदर्शक मंडल नहीं है, हमारे यहाँ हम सबकी सुनते हैं, डेमोक्रेसी है। और जैसे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी कहा था कि हमारे यहाँ एक ग्रुप बना G23 जिन्होंने हमारे ऊपर काम करने पे सवाल खड़े कर दिए। ये भाजपा में पॉसिबल नहीं है। ये राहुल गांधी के मतलब वो अक्सर कहते हैं मीटिंग्स में अपनी। तो ये उसकी एक कड़ी थी जो मीटिंग लॉन्ग टाइम पेंडिंग थी। इसको आप ऐसे देखिए। ऐसे ही जब से राजस्थान हारे हैं अशोक गहलोत भी मिल नहीं पाए अब तक राहुल गांधी से। कई बार जब ये कहते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और जैसा राहुल गांधी दावा करते हैं, तो लोग पलट के ये भी पूछते हैं कि राहुल गांधी कड़े और मुश्किल फैसले नहीं ले पाते हैं लोकतंत्र की आड़ में, कि पार्टी में लोकतंत्र है, गुटबाजी भी बनी रहने देते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी बने देते हैं, और जो एक हार्ड लीडरशिप का रोल होना चाहिए, जो राहुल गांधी का एक सख्त छवि की कभी जरूरत पड़ती है, वो नहीं लेते हैं। ऐसा भी मैंने पढ़ा, हमारे ही वीडियोस के कमेंट में कुछ लोगों ने लिखा था, तो मैंने सोचा कि ये भी पूछूं। नहीं, क्या होता है जब कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप किसी भी पार्टी की हो, जब वो मजबूत होते हैं तो वो बड़े फैसले लेते हैं। जब वो कमजोर होते हैं वो कड़े फैसले ले नहीं पाते, उनको सिस्टम के आगे झुकना पड़ता है। आपको उदाहरण दे देता हूँ। आप देखो, आप 303 की बीजेपी थी, आपने पिछले 10 साल में कहीं आवाज सुनी स्टेट लीडरशिप में, कहीं से आवाज आई हो, किसने चू की हो? नहीं ना। जब 240 सीट लोकसभा चुनाव में आई और पहला चुनाव हरियाणा में हुआ और 67 सीटों की पहली सूची निकाली गई, तो बगावत होगी। ठीक है, थोड़ी लीडरशिप कमजोर हुई और लोगों ने हमला कर दिया। कांग्रेस पार्टी तो 10 साल से कमजोर है, तो ये कड़े फैसले कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर कल कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाए और राहुल गांधी कड़े फैसले ना लें, फिर मुझे लगता है कि इनको हम कमजोर नेता कहेंगे। लेकिन अभी मैं इनको कमजोर इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी इनके पास वो मौका नहीं आया है। हाँ, उन्होंने खुद को लेकर कड़ा फैसला किया और ये कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा करूंगा और पैदल करूंगा और इतने किलोमीटर की करूंगा, 3500 किलोमीटर की। मुझे लगता है वो कड़ा फैसला था इनकी लाइफ का, इस एज में आके। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पॉलिटिशियन हरियाणा माफ करना, देश की राजनीति में है जिसने इस तरह की यात्रा निकाली अपनी छवि को चेंज करने के लिए। तो उन्होंने अपने को लेके तो कड़े फैसले लिए हैं, पार्टी को लेके नहीं वो कर पाते। उनको जो पुराने छत्रप हैं, जो पुराने उनकी मदर के टाइम के कांग्रेस के लोग हैं, जो 2 बार मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इंडिस्पेंसेबल है और किसी भी पार्टी में हो। आप आज देख लो, आप योगी जी को कोई देख लो, उनको हटा के, वो भी ऐसे ही हैं। वो एक किताब भी एक मात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जो ताकतवर हैं, बाकी कोई ताकतवर नहीं। बिल्कुल, बाकी सब सेंट्रल जो केंद्रीय नेतृत्व है, बाकी सब वहां झुकते हैं। और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बना देती है। भजनलाल शर्मा, 2014 में मनोहर लाल खट्टर, और आज ही मैं देख रहा था, मैं पढ़ भी रहा था नायब सिंह सैनी के बारे में। 2014 में पहली बार विधायक, 2019 में पहली बार सांसद, फिर 2023 में प्रदेश अध्यक्ष, फिर 2024 में करनाल का बाई इलेक्शन, और अब मुख्यमंत्री बने बीच में, अब फिर एमएलए। यानी 10 साल के टोटल कैरियर में आप 3 बार के विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और आज दूसरी बार शपथ ली। ये फर्क तो है ही। और कांग्रेस पार्टी में पता क्या होता है, अरे पहली बार का ये तो नहीं बन सकता, ओ ये तो दूसरी बार का कैसे बन सकता है, ओ तीसरी बार है। हाँ, इसको आप मंत्री बना सकते हैं, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार जाके कई नंबर आता है। क्या मानसिकता होती है इसके पीछे, पता नहीं। ये नहीं, मुझे नहीं लगता क्या मानसिकता होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं अपने हिसाब से, जो उनको करना होता है ना उसके हिसाब से बना दो। इन्होंने कहा कि हमें टिकटें नहीं काटनी हरियाणा में, तो ठीक है, मत काटो, सबको दे दो, क्योंकि वो चाहते थे देना, सिटिंग गेटिंग बोलते हैं उसको। तो बीजेपी के डिफरेंट रूल है, इन्होंने राजनीति के रूल ही चेंज कर दिए, कांग्रेस के, बीजेपी ने। अच्छा, हाँ, बीजेपी इन 10 सालों में। मोदी जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री चेंज करके और पूरी कैबिनेट चेंज करके भी गुजरात में सरकार ला सकता हूँ।
इन्होंने कहा कि मैं हरियाणा में सीएम चेंज कर दूंगा और मैं फिर सरकार ले आऊंगा। लाए, हाँ हाँ बिल्कुल, वो करके दिखा। कर्नाटक में कामयाब नहीं हुए ये काम करने में। हाँ तो इन्होंने कहा कि मैं वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ देखूंगा भी नहीं, उनको मैं सीएम नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाया। लेकिन कांग्रेस ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप कमजोर है। जी। महाराष्ट्र और झारखंड दो जगह चुनाव है, लेकिन मैं ट्विटर पे देख रहा था कि आप महाराष्ट्र पे एक सीरीज चला रहे हैं, झारखंड को क्यों छोड़ रहे हैं भाई साहब? झारखंड को छोड़ नहीं रहा हूं, महाराष्ट्र का अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो जिस क्या होता है ना भाई, मेरे पास कोई कंपनी तो है नहीं कि मेरे पास 10 लोगों का स्टाफ है, मैं खुद ही कंपनी हूँ, खुद ही करना पड़ता है मुझे सारा काम। आदेश रावल प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड मेरी ये अपनी है, मैं ही उसका सीईओ हूँ, मैं ही उसका रिपोर्टर हूँ। ठीक हाँ, है। तो अब मैं उसी पे रिसर्च कर रहा था, उसी को लेके पढ़ रहा था। और 2019 में जब सरकार बन रही थी तब मैं एक चैनल में काम करता था, तो मैं करीब 12 दिन मैं बॉम्बे में था जब सरकार बन रही थी। उस पूरी घटना को याद कर रहा था, उसको लिख रहा था, उसको बांट रहा था कि इसको मैं कब लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, वो तो उस पे मैं काम कर रहा हूँ इसलिए। अच्छा। और हमारा समूह भी क्योंकि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो खास वो भी एक खास प्रेम भी है, खास प्रेम भी है। तो क्या है महाराष्ट्र में जो मुझे सबसे पहले दिखा, वैसे तो आप बताएंगे, हम लोग महाराष्ट्र पे एक अलग से एपिसोड भी ऑफ कैमरा का प्लान कर रहे हैं, महाराष्ट्र पे ही पूरा आधा घंटा 40 मिनट की बातचीत आप लोग बताइएगा करनी चाहिए कि नहीं। मैं ये देख रहा था कि महाराष्ट्र में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जादूगर और सचिन पायलट, दोनों की गुटबाजी फेमस है और दोनों को साथ में कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी भी दे दी है। ये क्या रणनीति है? ये रणनीति की शुरुआत हुई हरियाणा चुनाव हारने के बाद। हाँ। जब इनको ये लगा कि हमारा मैनेजमेंट पुअर रहा, तो इन्होंने हरियाणा की हार से सीखा और वहां के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने 3 पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, चिरंजीत सिंह चन्नी, 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, सचिन पायलट और उत्तम रेड्डी, एक एमबी पाटिल बड़ा चेहरा है कर्नाटक के, इन सबको रीजन वाइज महाराष्ट्र में बांट दिया और कहा कि, और ऐसे नहीं है कि आप गए और आप आज इला के आ गए, वही रहना, आपको वहां स्टेशन करना है, आप उस रीजन को छोड़ नहीं सकते। ये पहली चीज सीखी है कांग्रेस ने हरियाणा हारने के बाद बीजेपी से। बीजेपी के नेताओं को जो जिम्मेदारी मिलती है उनको वहां रहना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ पता क्या होता है कांग्रेस में, सुबह गए जहाज से जाके लैंड किए, स्वागत हुआ, हाथ हिलाया, एक ट्वीट हुआ, शाम को वापस। ये भाजपा में नहीं होता। नहीं। हाँ। वो तो घर किराए पे ले लेते हैं। नहीं, वो तो खरीद भी लेंगे। हाँ। वो कोई समस्या नहीं उनको। हाँ। लेकिन वहाँ मैंने किराए पे लेते हुए देखा है एक दिन। वहाँ क्या है उनकी, क्या होता है कि आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब क्या होता है, स्टेक होता है, जब इतना बड़ा स्टेक है आपका, आपकी जवाबदेही नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी में जवाबदेही तय नहीं होती। सही बात। 8 तारीख को रिजल्ट आया था हरियाणा का। आज तारीख कितनी है? 17। 8, 16, 9वां दिन है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी तक सिर्फ चर्चा हो रही है। मैंने कहा था ना पिछली बार आपको, हाँ, कि मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, कांग्रेस कुछ नहीं करेंगे, ये रोडवेज की बस है। ये तो यूं ही चलेगी। अब हरियाणा में क्या होगा, क्या सोच रहा है हाईकमांड? हाईकमांड ये सोच रहा है कि कैसे उसको बैलेंस करना है। देखिए, यहाँ ना दिक्कत है किसी वेणुगोपाल की, उनकी जवाबदेही है। राहुल गांधी को उनको बताना पड़ेगा कि हम क्यों आ रहे हैं, और वो काफी बैकफुट पे है इसमें। अब क्या होगा, जो मुझे लगता है, अब क्योंकि विधायक ज्यादा हुड्डा के पास है, तो ये हुड्डा कैंप के एक विधायक को बनाएंगे विधायक दल का नेता। अच्छा। और प्रदेश अध्यक्ष ये क्या करेंगे, देंगे एंटी कैंप का। लेकिन नहीं, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूं। अच्छा। जो मेरी समझ कहती है, ये गैर जाट को बनाएंगे सीएलपी का नेता, विधायक को, और जाट को बनाएंगे अध्यक्ष। ठीक है, क्योंकि जाट लगभग 20-22% है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको वोट दे रहा है। जैसे आपने उसको छोड़ा, वो जेजेपी की तरफ जाएगा, वो इनेलो की तरफ जाएगा, और फिर कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं बचेगा, ना गैर जाट बचेगा, वो बीजेपी ले गई, जाट ये ले जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? सही बात। टंडन गोपाल। तो अब इनको बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं ये देखूं कि एंटी हुड्डा कैंप में जाट कौन है,
ठीक ही तो है। कौन? हुड्डा साहब, रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप, अच्छा, एनटी जाट। हाँ, और ये सूट करता है वेणुगोपाल को। हाँ, कैसे? क्योंकि वो कर्नाटका के महासचिव इंचार्ज हैं, उनको वहां से हटा देंगे। और क्या राहुल गांधी बात को है। और राहुल गांधी को क्या बोलेंगे? देखिए मैंने क्या किया, हुड्डा के एंटी कैंप से हाँ, हरियाणा का अध्यक्ष बना दिया। हाँ, देखो एक तीर से कितने शिकार हो रहे हैं। सही बात है। ऐसी होती है पॉलिटिक्स। दिलचस्प, दिलचस्प। मुझे तो इनको समझने के लिए कई बार दिमाग फट जाता है। हाँ, सही में कई बार लगता है कि मतलब कितना घुमावदार होता है और कितनी सारी चीजें होती हैं। और इन लोगों को डिकोड करना पड़ता है। हाँ, मुश्किल काम तो है। और कुछ हमारे बिरादरी के लोग ऐसे हैं, इनको राय देते हैं। हाँ, और क्या मैं कहते हैं? राय देते हैं नेताओं को। और मैं क्या कहता हूँ, करिए क्या ना करिए। हाँ मैं कहता हूँ ये इतने लाख लोगों को वो बना के, जो मैं कहना नहीं चाहता, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इनको राय दे रहे हो। एक नेता जो होता है ना वो ऐसे नहीं बनता जी, बहुत समय लगता है। आपने पहले विस्तार से एपिसोड में बनाया और बताया हुआ कि नेता कैसे बनते हैं, कितने लाखों को करके। तो इस बातचीत के बाद जो काफी फैली हुई बातचीत इस पर हुई है, कहाँ से जम्मू कश्मीर से हमने शुरू किया, समेट नहीं पा रहे हैं भाई, अपने आप समेट लेना अपना। हाँ, अपना समेट लेना इस बार। हमने इस बार आया था फैला दिया है। ऐसा फैला दिया। अब जो है बारी है हमारे दर्शकों के कुछ सवालों की, है ना। एक सवाल है, आप दोनों लोग कह नहीं पा रहे हैं, सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी का युवा वर्ग समझने लगा है कि हमें केवल कुर्सी लगाकर नारेबाजी करने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक वो खटिया ना पकड़ लें, और पकड़ भी लेगा तो परिवार में से उन्हीं में से किसी न किसी को आगे खड़ा कर दिया जाएगा, चाहे पार्टी और 20 साल पीछे क्यों नहीं चली जाए। ये हमारे साथी हैं, इनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि इनका हैंडल है कुछ, माफ करिएगा, लेकिन वो आपका ट्वीट स्क्रीन पे दिख रहा है। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता है वो निराश हो चुके हैं। उनको लगता है कि जब तक उनके सीनियर लोग खटिया नहीं पकड़ लेंगे तब तक उनका कोई चांस नहीं है। अगर खटिया भी पकड़ लेंगे तो उन्हीं के परिवार का कोई लड़का आएगा। तो उनको ये बताओ, उनको ये बोलो, आप बताइए। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी यही हाल है जैसा आप लोगों का है। वहाँ भी दूसरी पार्टी से आए नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है, राज्यसभा भेजा जा रहा है, ठीक है, वहाँ भी सेम चल रहा है और आपकी पार्टी में तो सेम चल ही रहा है। तो अभी संघर्ष करिए आप लोग। लेकिन आप ही ने तो आज लिखा है कि ये नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए, ये बीजेपी में ही संभव है। नहीं, तो नहीं, ये तो नहीं। कम से कम बीजेपी में संभव है ना। नहीं, मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री के अलावा भी पद होते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप देखो, अब अभी जब कितने नेता थे जो बाहर से आके लोकसभा चुनाव लड़े बीजेपी में, कितने नेता हैं जो मंत्री बने, कितने नेता हैं जो हरियाणा में आज मंत्री बने, कितने नेता हैं जो महाराष्ट्र में मंत्री हैं, सारे इंपोर्ट किए हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हालांकि हमारा वो जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने संघर्ष किया था, दरी बिछाई थी, उनको कुछ नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये हर पार्टी में होता है। चलिए, अतुल कुमार यादव हैं, पूछ रहे हैं कि भाई मेरा सवाल पूछो कि कांग्रेस के दिल्ली प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव के बारे में क्या राय है। देवेंद्र यादव के कोई करीबी है, मुझे लग रहा है। क्या है देवेंद्र यादव का, क्या चल रहा है? दिल्ली प्रेसिडेंट बने हैं, कुछ है उनको लेकर के पार्टी में? देवेंद्र यादव को पार्टी ने, वो बेसिकली वो उत्तराखंड के इंचार्ज थे। हाँ, अब उनको बनाया गया है यहाँ का अध्यक्ष, दिल्ली का अध्यक्ष। हाँ, और वो भी चुनाव से पहले। तो एक जिम्मेदारी दी है, उनका इम्तिहान है, पार्टी इम्तिहान ले रही है। हाँ, बाकी अब जनवरी फरवरी में रिजल्ट आएगा तो हम तब बता पाएंगे पास हुए फेल हुए। अभी वो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। अभी तैयारी चल रही है, अभी तो तैयारी चल रही है। अभी वो यूपीएससी लिखेंगे, पेपर आएगा, फिर वो होगा, तब उसके बाद रिजल्ट पता चलेगा। तो रिजल्ट आपको आएगा थोड़ा तब यादव जी को बोलिए, अतुल कुमार यादव जी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। नहीं, योगेंद्र हैं, योगेंद्र पूछ रहे हैं कि क्या सच, एकदम पॉइंटेड सवाल है, मुझे पसंद आया। आदेश जी, क्या अगली बार सचिन पायलट सीएम बन पाएंगे या फिर अशोक गहलोत? एकदम टू द पॉइंट सवाल है। देखो भाई, मैं ऐसा मानता हूँ, सीएम और पीएम आदमी भाग्य से बनता है। मैंने भी बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दे दिया इसका। सीएम और पीएम आदमी भाग्य से बनता है, कुंडली से नहीं, मतलब बाकी चीजें भी मैटर। क्या लगता है आपको? कोई परिश्रम करने से आदमी मुख्यमंत्री बनता है? नहीं, क्या बात कर रहे हो यार? 10 साल में नायब सिंह सैनी एक विधायक से मुख्यमंत्री हो गए, 3 बार के विधायक हो गए, 1 बार के सांसद हो गए। वो अनिल विज, उनमें क्या कमी थी? याद रखना हमेशा, पीएम, मैं ये कहता हूं कि देश में 3 पद होते हैं, डीएम, सीएम और पीएम। एक जिले का मालिक होता है, एक प्रदेश का और एक देश का, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो डीएम तो यूपीएससी लिखने से बनता है। वो तो यूपीएससी लिखने से बनता है, ठीक है, लेकिन सीएम और पीएम आदमी भाग्य से बनता है।
याद रखना मेरी बात। चलिए, तो मैंने इसका जो उनका सवाल योगेंद्र का उसका सवाल। योगेंद्र जी का सवाल है, उसका जवाब टू द पॉइंट इसीलिए दिया है हाँ। कि उनका सवाल टू द पॉइंट था। सचिन पायलट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो मेरा है वो कुछ छीन नहीं सकता और जो नहीं है वो कुछ दे नहीं सकता। सितंबर 23 में कांग्रेस हाईकमांड ने कोशिश करी कि वो सीएम चेंज करें। उनके पास ये रिपोर्ट थी कि अगर हमने सीएम चेंज कर दिया तो हम सत्ता में वापस आ जाएंगे। अशोक गहलोत जी बागी हो गए। अच्छा, ये बात हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद माफी मांगी पब्लिकली। हाँ, वो तो पूरा कि मैं एपिसोड सोनिया जनता के गांधी सामने है। मैं सोनिया गांधी से माफी मांगता हूँ, जबकि वो कभी कहते थे कि मेरा इस्तीफा सोनिया जी के पास रखा हुआ है, जब चाहेंगी तब मंजूर कर लेंगी। जब उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर करना है तब वो बागी हो गए। तो राजनीति में डायलॉग अलग चीज होती है और हकीकत अलग होती है। ये एक बात तो है, मतलब जब से हम लोग ये शो कर रहे हैं और जब से मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सचिन पायलट को लेकर के, एक वो तो है, मतलब हर हफ्ते कुछ ना कुछ कमेंट्स आते हैं सचिन पायलट को लेकर के। उनकी पॉपुलैरिटी है इंटरनेट पे। हाँ, उनको लोग पसंद जमीन पे भी है, उनको लोग पसंद करते हैं। और कांग्रेस पार्टी उनका इस्तेमाल करती है। गांधी फैमिली के बाद सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं की होती है, और ये गांधी परिवार को भी पता ही है, सबके बारे में पता होता है। हाँ, बिल्कुल। ये बातें कहाँ छिपी होती है। आगे बढ़ते हैं। आशीष कुमार शुक्ला है, ये सवाल नहीं है, ये आरोप है और मैंने रखा है, मुझे लगता है ये हमें रखना चाहिए। लगाओ भाई, आरोप लगाओ। वो ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर मैंने विश्वास करके अपने गांव में शर्त लगा ली थी, क्योंकि आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हो, हालांकि पत्रकार हैं, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हो जो कांग्रेस की सबसे पक्की खबर देते हो, और एक पत्रकार का नाम ले रहे हैं वो, जैसे बिके हुए नहीं हो, लेकिन आप गलत हो गए और वो शर्त हार गए। बताइए, आशीष कुमार शुक्ला जी हैं। आशीष जी, मैंने पिछले कार्यक्रम में अपनी जो मैंने कहा था कि ऐसा होगा वो नहीं हो पाया, और मैंने उसके लिए क्षमा मांगी थी, और मैं आपका भी क्षमा प्रार्थी। चलिए, एक पांडे जी हैं, दवाई पांडे, अगर मैं नाम में सही में आपका ले पाया, नाम लिख दिया करिए, हैंडल से कभी पता नहीं होता। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद हो तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था कि बड़े नेताओं के पार्टी, अशोक तंवर की बात हो रही थी, तो आपने ये कहा था बड़े नेताओं के पार्टी में शामिल होने से कार्यकर्ताओं पे फर्क नहीं पड़ता। तो उस संबंध में कमेंट है, आदेश जी, नेताओं के दल बदल करने से हार्डकोर कार्यकर्ताओं को फर्क पड़ता है, किसी भी पार्टी का हो। एक ये पॉइंट है। दूसरा, वो कह रहे हैं त्रिपुरा कांग्रेस पे एक एपिसोड जरूर करें आदेश जी, शायद एकमात्र स्टेट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में जहां कांग्रेस ध्यान नहीं देती, जबकि सबसे आसान है जीतना। कांग्रेस तो कहीं भी ध्यान नहीं देती। मैं भी यही कहने वाला था। हरियाणा में 12 साल से संगठन नहीं है, बिहार में 6-7 साल से संगठन नहीं है। क्या कर रहे हो आप लोग बैठ के? क्या कर रहे हैं वेणुगोपाल बैठ के? संगठन महासचिव 5 साल से बने हुए आप। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ध्यान नहीं देती भाई। त्रिपुरा, आप चिंता मत करो, सब आपके जैसे बहुत राज्य है। और ये काम, और बेसिकली क्या है ना, ये काम क्या नाम है भाई साहब का? ये इनका नाम है पांडे जी। अब कैसे पांडे जी, ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है आपको बताना जी, जानकारी देना कि हो क्या रहा है हमारे आसपास या देश दुनिया में। इसके लिए आप एक खत लिखिए किसी वेणुगोपाल को, जो कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव है, उनको कहिए कि हमारे राज्य में ऐसी स्थिति है, आप इसको ठीक करें। पिछले बार भी कहा था कि वो आगे बताएंगे, शॉर्ट में बता दीजिए। कोई कार्यकर्ता अगर ऊपर तक कुछ भेजना चाहता है, कैसे भेजे, क्या, किसको पत्र लिखे, किसको मेल करे, और कोई पढ़ता भी है मेल में? नहीं, तो मेरे पास राहुल गांधी का मेल आईडी नहीं है, लेकिन वहाँ लोग मेल करते हैं और वहाँ सब पढ़ते हैं। दूसरा, आप खत लिख सकते हैं किसी वेणुगोपाल को। आप खत लिख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। आप मेल या खत लिख सकते हैं राहुल गांधी को। आखिरी सवाल है, अशरफ हैं, बिहार से हैं, जाहिर तौर पे वो पूछ रहे हैं बिहार का अगला पीसीसी अध्यक्ष कौन होगा? वो प्रेमचंद्र मिश्रा हैं या कांग्रेस किसी अन्य मुस्लिम ओबीसी दलित चेहरे के तलाश में है? क्या बिहार कांग्रेस में कन्हैया कुमार पप्पू यादव के लिए किसी तरह की गुंजाइश है, या फिर अखिलेश प्रसाद सिंह पीसीसी अध्यक्ष बने रहेंगे? मुझे दिलचस्पी है ये मुस्लिम और दलित चेहरे में, क्योंकि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स इसके इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, मुस्लिम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जो आपके एलआई है आरजेडी, वो टोटल वोट बैंक उनका है, ठीक है। तो मान लीजिए तारिक अनवर साहब सांसद भी हैं, मैं मान लेता हूँ, तो मुस्लिम देने में इनको फायदा नहीं है, उससे थोड़ा आरजेडी को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ, 4-5 राज्यों के अध्यक्ष चेंज होने हैं, कई राज्यों के प्रभारी चेंज करने हैं। वो अभी करने थे, लेकिन मुझे लगता है वो फिर टल गया चुनाव की वजह से, क्योंकि समय ही नहीं मिला। 8 को रिजल्ट आया
और अब फिर हफ्ते बाद फिर घोषणा होगी चुनाव की 2 राज्यों की, हाँ तो हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं हर टाइम। हाँ हाँ ठीक है ना? हम लोग भी रिपोर्टिंग इस हाँ, लगातार एक राज्य से निकले दूसरे राज्य मैं में। आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ, जी 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 वो लोग तो रहते ही हैं। हाँ बिल्कुल, वो क्लियर हाँ, करना जरूरी है। हाँ हाँ, तो पता नहीं कि कब लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि हम 5 साल में एक ही बार 2-4 महीने काम कर आप लें। कैसे देखते हैं उस फैसले को? अब सवाल खत्म हो गए दर्शकों को, एक आखिर में आप कैसे देखते हैं ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली चीज चल रही है बतौर पत्रकार? इसमें जनता का नुकसान है। कैसे? जैसे जैसे चुनाव आते हैं ना, हाँ और जब बीजेपी हार जाती है तो पेट्रोल के दाम कम कर देती है, सिलेंडर के दाम कम कर देती है। ये मौका फिर 5 साल में ही आएगा। और कल को बीजेपी की जगह लेकिन कोई और पार्टी भी हो सकती है। कोई भी हो सकती है। मैं तो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट की हाँ बात हाँ कर रहा बिल्कुल हूँ। बेशक। दूसरा, फायदे भी हैं इसके। देखिए, हर बड़े फैसले के नुकसान फायदे होते हैं, लेकिन अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करना है ना, तो आपको ये अभी आपको उसके उदाहरण पहले पेश करने होने चाहिए। अब 4 राज्यों के चुनाव थे, आपने अभी पूरे देश का चुनाव खत्म किया, लेकिन आपने ये कहा कि हम 4 राज्य इकट्ठे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसे उदाहरण है कि जो मुझे लगता है कि ज्यादा इसमें भाषणबाजी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन कम हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन में अभी दम ठीक है, कम है। बीजेपी चाहे तो उसको आज लागू कर सकती है, लेकिन नहीं करना चाहते। अगर ये 4 राज्यों के चुनाव इकट्ठे कर देते तो क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होता। सही बात है। तो अच्छी चीज है, नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। जनता का नुकसान है, सरकार के फायदे हैं। लेकिन उसमें ये है कि मान लो सरकार कहीं किसी राज्य में सरकार गिर जाती है बीच में, या आप कोई तोड़ देता है सरकार, आजकल जो तोड़ भी देते हैं ना, उसमें क्या होगा? उसका चुनाव कब होगा? बीच में किसी की निधन हो जाता है, उसका उस चुनाव का क्या होगा? तो उसमें बहुत सारे आपको प्रावधान है, निकालने पड़ेंगे। ये होगा तो ये होगा। बेसिकली ये काम ना, इस पे हमारे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, ये मैटर है संवैधानिक, और उसमें उन्हीं एक्सपर्ट्स को बोलना चाहिए जिनको इसके बारे में ये जानकारी पूरी हो। हमारा सब्जेक्ट तो है ही नहीं। बहुत ईमानदारी इसमें अगर पॉलिटिकल राय देनी है तो मैं दूं। हाँ। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है, इस पे बेटर है कि सुभाष कश्यप जी बोले। हाँ सही बात है, वो उनका सब्जेक्ट है। उनका सब्जेक्ट है। हाँ। बहुत बेबाकी से और हमेशा ईमानदारी से जवाब देने के लिए शुक्रिया। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। आप देखें कि हमारा हर एपिसोड बधाई के पात्र हो। काफी लोग देख रहे हैं। नहीं, आप भी बधाई के पात्र हैं। और तो मैं कह रहा हूँ कि आप समय देते ही हैं, थोड़ा सा और समय हमारे लिए आपको ऑफ कैमरा के लिए निकालना पड़ेगा। 45 मिनट से बोल रहा हूँ मैं, अब तुम ये कह रहे हो कि और समय चाहिए। कितना समय चाहिए और? देखते हैं, 10 मिनट और, 1 घंटा का करेंगे। 1 घंटा करना चाहिए आने वाले समय। लोगों की डिमांड है 1 घंटा का करेंगे इसको आने वाले समय में। ठीक है, डाइट चार्ट इंप्रूव करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, थोड़ा सा आसपास लेकर के रखिए। 1 घंटा बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी, ऑफ कैमरे में इस सबसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।